કોલેજ કાળથી જ વિદ્યાર્થી રાજનીતિમાં સક્રિય રહેલા ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા સંગઠન અને સરકાર બંનેનો ધરાવે છે બહોળો અનુભવ. રાજસ્થાનના અજમેરમાં જન્મેલા રઘુભાઈને પ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રભારી રાજીવ સાતવના નિધન બાદ ગુજરાત કોંગ્રેસની જવાબદારી સોંપાઈ. ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધીથી પ્રભાવિત થઈને રાજકારણમાં આવેલા રઘુભાઈને આશા છે કે પ્રદેશ કોંગ્રેસની મળેલી જવાબદારી થકી તેઓ વિપક્ષમાં રહેલી કોંગ્રેસને સત્તા તરફ લઈ જશે. પણ આ રાહમાં કેટલા અને કેવા પડકારો છે અને સત્તા સુધી પહોંચવામાં કોંગ્રેસની શું છે રણનીતિ, એ તમામ વિશે ઇન્ટરવ્યૂ નહીં પણ ડોક્ટર રઘુ શર્માની નિખાલસ કબૂલાત જોઈએ सत्यना प्रयोगों में. रघुभाई, स्वागत है आपका सत्यना प्रयोगों में. सबसे पहले तो गुजरात आके कैसा लग रहा है? गुजरात तो गांधी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है, तो यहाँ से तो ऊर्जा मिलती पूरे देश को मिली है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है. आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ. स्कूल में पहले हमने को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में लिया इसको. जब छात्र संसद के चुनाव होते थे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया. फिर जब कॉलेज में आए, कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी. यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी की कर दी. उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे ना तो मुझे जॉब करना है, ना मुझे किसी के अधीन रहना है, मुझे सार्वजनिक जीवन में रहना है. फिर मैंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया. रघुभाई, कौन सी वो विचारधारा जिसने आपको प्रेरित किया कांग्रेस में आने के लिए? देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और वो भी इंडियन एयरलाइंस की सर्विस छोड़ के राजनीति में आए थे. और नौजवानों में एक इंदिरा जी ने और संजय गांधी के टाइम में और राजीव गांधी के टाइम में एक नया रास्ता दिखाने का काम किया था. तो मैं भी राजीव गांधी जी से प्रभावित होकर फिर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में मैंने काम शुरू किया. महात्मा की ये भूमि और बापू की जीवनी पे आधारित ये शो. बापू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने काफ़ी भूल की पर बाद में उसका पश्चाताप भी किया. आपके जीवन में ऐसी कोई भूल या ऐसी कोई बात बाद में आपको पश्चाताप हुआ हो? देखिए, जिंदगी में आदमी से गलतियां तो होती है. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं हुई. स्वाभाविक रूप से मेरे से भी हुई है और हमने उसका पश्चाताप भी किया है. अब उसका खुलासा मैं नहीं करना चाहता. कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आदमी ये महसूस करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसके बाद अपना रास्ता सही जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसके हिसाब से तय करता है. बापू ने ये स्वीकार किया है अपनी जीवनी में कि बुरे मित्रों की संगत उनको रही, व्यसन के अधीन भी वो हुए. आपके जीवन में ऐसे कोई प्रसंग हुए? हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कोई ऐसा प्रसंग होता है जहाँ उससे गलती होती है. और महात्मा गांधी का जीवन तो खुद अपने आप में संदेश है. उनकी जीवनी आप पढ़ोगे तो जो गलतियां उन्होंने की, उन गलतियों के बाद उन्होंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाया. आज वो पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत हैं उनका जीवन. तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के जीवन में गलतियां होती है. उन गलतियों से सबक लेके एक तो हम उस गलती वाले रास्ते पे चलते जाए और एक हम अपना रास्ता जो सही रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता, उस पर आगे बढ़े. अच्छा, भूत पिशाच से गांधी जी को बहुत डर लगता था. आपके जीवन की ऐसी कोई बात है कि आपको उससे डर लगता हो? बचपन में ऐसे डरावने सपने आते थे. कई बार सोते हुए उठ जाते थे. हालांकि अब तो नहीं आते, लेकिन जब छोटी उम्र में इस तरह होता था. जब आपको कांग्रेस गुजरात कांग्रेस के प्रभारी के लिए चुना गया तब आप बतौर राजस्थान के मंत्री काम कर रहे थे. मंत्री रहते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई, तब पहला विचार मन में क्या आया था? देखिए, जब हम एक विचारधारा के तहत काम करते हैं तो ये तय करना हमारा काम नहीं है कि हमारा बेस्ट यूज पार्टी के इंटरेस्ट में क्या हो सकता है. मेरे पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जब मेरा काम देखा, कोविड जो सदी की भीषणतम महामारी थी और जिसकी प्रबंधन की प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की खुद ने, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना कोविड के मैनेजमेंट में. और जिस ढंग से हम लोगों ने वहाँ दिन रात एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया, लोगों की जान बचाई, ऑक्सीजन की जनरेशन के प्लांट्स लगाए पूरे स्टेट के अंदर और निःशुल्क इलाज किया लोगों को मरने
नहीं छोड़ा उनके हाल पे, और जो व्यवस्थाएं हुई, तो ये सब चीज़ें पूरा देश देख रहा था उस टाइम। उनको देख के उन्होंने कहा भाई ये आदमी का यूज़ हम, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज़्यादा समय काम किया है, सरकार में मैं कम रहा हूँ, संगठन में ज़्यादा रहा हूँ, तो संगठन का मेरा जो बैकग्राउंड था उसको देखते हुए उन्होंने देखा गुजरात में संगठन का काम इनको दिया जाए। हमने देखा है कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है संगठन की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, आपने वो निभाया है और बखूबी निभाया है, और आपके लिए कहा जाता है कि रघु शर्मा इज लकी फॉर कांग्रेस। क्या यही वजह है कि एन वक्त पे सचिन पायलट की जगह आपका नाम घोषित किया गया प्रभारी के तौर पे? देखिए, वजह क्या है ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं कांग्रेस का एक कमिटेड वर्कर हूँ। आइडियोलॉजिकली मैं काम करता हूँ और मेहनत करने में कोई कमी हमारी रहती नहीं है। गुजरात में भी मैं करीब सारे जिलों में पिछले 5 महीने में जाके आया हूँ। 1-to-1 मैंने संवाद किया है कांग्रेस के लोगों से, और मुझे लगता है कि देश में अगर बहुत अच्छा संगठन कहीं है तो गुजरात के अंदर है। 27 साल हो गए हम सरकार में नहीं है, फिर भी हमारे पार्टी के, हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग गुजरात के कोने कोने में आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लड़ रहे हैं। और जहां मैं गया हूं वहां कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मिला है। अब उसको शेप अप करना है, तैयार करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, लड़ाई लड़नी है। पिछली बार आपने देखा होगा बीजेपी तो क्लेम कर रही थी कि 151 प्लस, और कांग्रेस पार्टी ने चमत्कार करके दिखाया, 80 के करीब हमारी एलाइज के साथ सीट आई। ये इस बात का प्रतीक है कि गुजरात की जनता भी आज थक चुकी है, गुजरात का कांग्रेस कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आज हालात बहुत खराब है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनके दामों का बढ़ना और रुकना वो राज्यों के चुनाव से लिंक कर दिया। जब जब कई राज्यों में चुनाव होंगे ये कीमतें बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे ही राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे उसके दूसरे दिन, अब देखिए 10 तारीख को रिजल्ट आए 5 राज्यों, उसके बाद एक दिन ऐसा नहीं रहा जब कीमतें नहीं बढ़ रही। तो एक गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, उसकी कमर तोड़ के रख दी इस महंगाई ने। और जब सत्ता में नहीं थे तब प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्पीचेस देख लीजिए आप, महंगाई पे वो कितना आक्रामक होकर बोलते थे। तो आज जब खुद उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो उनको देश के गरीब की सोचना चाहिए। रघु भाई, आप प्रभारी बने उसके पहले कांग्रेस के लिए बोला जाता था कि गुजरात में ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष की। आपके आने के बाद देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आक्रामकता से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? मैंने कहा कांग्रेस तो पहले से मजबूत है, उसको शेप अप करना, डायरेक्शन देना और ज़मीन पे लड़ाई के लिए उतारना, ये कार्यक्रम बनाना है। और मुझे खुशी है कि गुजरात में तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के जो विधायक हैं या पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी का कैडर है, वो सब मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब कई बार बीजेपी कहती है जल्दी चुनाव, हमने कहा तुम कल कराते हो तो आज करा लो। कांग्रेस तैयार है, तो चुनाव चाहे समय पे हो चाहे पहले हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव 2022 का लड़ने वाली है। रघु भाई, इस बार चुनाव में गुजरात में सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना, आम आदमी पार्टी भी है जिसके साथ लड़ना है कांग्रेस को। कितना फायदा, कितना नुकसान होगा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से? आम आदमी पार्टी का विधायक कितने गुजरात में, तो फिर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है क्या आम आदमी का? आम आदमी तो मेरे नज़र में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आपने एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सूरत और एक आपका गांधीनगर, 2 चुनाव से लोग ये बात करने लगे कि आम आदमी पार्टी भी फोर्स विथ रैकन है यहाँ। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जितने उनके जीते उनमें से 7-8 लोग कौन सी पार्टी में गए? सूरत में जो लोग कॉरपोरेटर जीते 7-8 लोग कौन सी पार्टी में गए? बीजेपी में। तो ये काम डायरेक्टली जहां बीजेपी हमको हरा नहीं सकती, वहां इनडायरेक्टली ऐसी फोर्सेस, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों को बयान में देख रहा था कि हम 55 सीट जीत जाएंगे। तो क्या 55 सीट जीत के आप गुजरात में परिवर्तन ला सकते हो? खुद मान रहे हैं, जो कि उनका सपना है, 55 आने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है जो
यहाँ परिवर्तन ला सकती है। कांग्रेस के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस में सारे नेता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है? नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, और अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो आज गुजरात में कांग्रेस कहाँ से होती? मैंने कहा ना आपको कि हर तालुका में, हर जिले में, हर बूथ पे आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, जो बदले में पार्टी से कुछ नहीं चाहता है। वो वैचारिक रूप से एक कमिटेड वर्कर है। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई विचारधारा तब आगे बढ़ती है जब उसके पास विचारधारा को मानने वाले सामान्य व्यक्ति हो, जिनकी कोई चाहत पार्टी से नहीं होती। रघु भाई, हालांकि राहुल गांधी ने ये बोला है कि जिसको जाना है उसको जाने दो, उसको रोको मत, पर जब भी कोई विधायक या कोई नेता बड़ा पार्टी छोड़ के जाता है तो दुख होता है प्रभारी रहते हुए। अभी आपने गांधी जी से बात की, गांधी जी के सत्य के प्रयोग, गांधी जी ने जिन 7 बातों को पाप के रूप में माना है, उसमें एक है सिद्धांत विहीन राजनीति, पहला है उनका। और सिद्धांत विहीन राजनीति का युग इस देश में शुरू हुआ है। दुर्भाग्य की बात है, अगर आज मैं किसी विचारधारा को लेके और मैं काम करना शुरू करता हूँ किसी पार्टी में, तो फिर मेरा किसी रूप में पार्टी छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो नई शुरुआत की है इस डेमोक्रेसी में, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। जिस ढंग से उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति करने की एक प्रक्रिया शुरू की पूरे देश में, गोवा में पिछले चुनाव में इनके कम जीते थे एमएलए, सरकार इन्होंने बनाई वही खरीद फरोख्त के जरिए। कर्नाटक में हमारी सरकार को गिरा के इन्होंने सरकार बनाई वही खरीद फरोख्त के जरिए। मध्य प्रदेश में हमारी निर्वाचित सरकार को गिरा के इन्होंने खरीद फरोख्त करके और अपनी सरकार बनाई। राजस्थान में भी अटेम्प्ट किया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये संस्कृति देने वाली इस देश में भारतीय जनता पार्टी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सैद्धांतिक राजनीति, आज बीजेपी का कार्यकर्ता क्या सोचता होगा जब कांग्रेस की विचारधारा वाला आदमी रातों रात बीजेपी में जाके मंत्री बन जाएगा, और जो बरसों से बीजेपी की स्थापना से इस पार्टी में काम कर रहा है उसकी जगह ले लेगा। ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी आने लगा है। तो जो ये पाप करेगा अल्टीमेटली उसको इस बात की सजा आने वाले समय में भुगतनी पड़ेगी। जो लोग 25-25, 30-30 साल तक एक विचारधारा से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल क्यों उठ रहा है? लालच दिया जा रहा है, तुमको ये देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुमको वो करेंगे। ये लालच में आके कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आते हैं। मैं ही मानता हूँ कि ये लोकतंत्र को बुनियादी रूप से कमजोर करने की साजिश है बीजेपी की। पर कांग्रेस के भी तो कार्यकर्ता के मोराल पे असर पड़ता है ना, जब सालों पुराने 30-32 साल पुराने साथी या विधायक या फिर पूर्व विधायक ऐसे छोड़ के जाते हैं पार्टी। देखिए, कांग्रेस तो किसी को भेज नहीं रही है, हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप जाओ। जिस व्यक्ति के मन में अगर लालच आ जाए, अपनी सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिक्स आ जाए, खुद की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोई दिमाग में योजना आ जाए और वो लालच दिया हुआ हो बीजेपी के द्वारा, तो ऐसा हो रहा है देश में। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, लेकिन ये गलत, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। हमारे महान नेताओं ने, क्योंकि मैं गांधी की धरती से बात कर रहा हूँ, मैं सरदार पटेल की धरती से बात कर रहा हूँ। आज इस दौर में देश की राजनीति आ गई है कि जो लोग गांधी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, जो लोग सरदार पटेल की फोटो लगाना पसंद नहीं करते थे, आज वो यहाँ नाटक कर रहे हैं। वो वैचारिक रूप से आज भी गांधी के पद चिन्हों पे चलने को तैयार नहीं है, वैचारिक रूप से सरदार पटेल को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि उनको राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए गांधी का सहारा ले रहे हैं, सरदार पटेल का सहारा ले रहे हैं। अब इतना बड़ा ड्रामा यहाँ साबरमती आश्रम में केजरीवाल करके गए, भगवंत मान करके गए, वहाँ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर महात्मा गांधी की फोटो नहीं पंजाब में, और यहाँ चरखा काट रहे हैं, यहाँ सी प्लेन उतारा जा रहा है चुनाव के टाइम में। ये सब ड्रामे, गुजरात की जनता तो बहुत प्रबुद्ध जनता है। जो गांधी का प्रदेश है वहाँ के लोग नहीं समझते हो ऐसा मैं नहीं मान सकता, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन समय आने पे फैसला करेंगे। रघु भाई, अगर आज की तारीख में चुनाव हो गुजरात में तो कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। हम 125+ सीट्स जीत के सरकार बनाएंगे। हमने पूरे गुजरात के अंदर 1 to 1 सब लोगों से संवाद किया है। वैचारिक रूप से सारे लोग तैयार हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जीत के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है गुजरात के अंदर, मैं आपको बताऊँ। पब्लिक खुश नहीं है, इनकी पार्टी खुश नहीं है,
ये अब इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी बन गई है, जिनके पास अथाह पैसा है और उस पैसे से ये समझते हैं कि हम गुजरात की जनता को खरीद लेंगे, राजनीतिक लोगों को खरीद लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये भारतीय जनता पार्टी का वहम है, ये उनकी गलतफहमी है और ये गलतफहमी आने वाले समय में गुजरात की जनता दूर करेगी। रघु भाई, हमने देखा है कि छोटा चुनाव क्यों ना हो, कांग्रेस को विधायकों को लेके गुजरात छोड़ना पड़ता है। क्या इस बार भी हमें ये देखना पड़ेगा? ये क्यों हो रहा है? ये संस्कृति जो नई आई है, गुजरात की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के हमारे विधायकों को हम दूसरी जगह लेके गए, महाराष्ट्र के हमारे विधायक निर्वाचित उनको हम दूसरी जगह लेके गए, यहाँ गुजरात के एमएलए को तो राज्यसभा के चुनाव में हम बेंगलोर लेके जाते हैं। आप बताइए, इस संस्कृति ये कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। कभी एक इंसिडेंट बताइए जब बीजेपी के किसी एमएलए को या उनके सांसदों को कहीं उनको लेके जाना पड़ा हो। ये हमारे सामने इन्होंने खतरा पैदा किया है। हम तो सरकार में हैं राजस्थान में, हमारी सरकार के रहते हुए भी हम 1 महीने होटल में रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है लोकतंत्र का तो क्या है? अपने प्रदेश में जहां हम गवर्नमेंट में बैठे हैं वहां 1 महीने से ज्यादा हम होटलों में रहे हैं। तो ये परिस्थिति किसने पैदा की है? ये लोकतंत्र को खतरा कौन पैदा कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी हमारे देश की, जो हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत करके बनाई है, गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने। आज जब चुनाव होता है तब पोलराइजेशन की बात होती है, जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ये सब स्थितियाँ मैं समझता हूँ हेल्दी डेमोक्रेसी को खतरा पैदा कर। स्वर्गीय अहमद भाई पटेल, गुजरात में उनका काफ़ी प्रभुत्व था। उनके जाने के बाद क्या कांग्रेस वीक हुई है, या उनके जाने के बाद कितना नुकसान कांग्रेस को? देखिए, वो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अहमद भाई के रहते हुए गुजरात में कांग्रेस एकजुट रही, मजबूत रही। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि कोई व्यक्ति, लेकिन उनके जाने से ज़रूर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी कमी पैदा हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कमी को कैसे पूरा करें। पूरी पार्टी लगी हुई है, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या यही वजह है कि अहमद पटेल के ना रहते हुए अब कांग्रेस में जुटबंदी दिख रही है? कोई हार्दिक पटेल से नाराज है, कोई पार्टी से नाराज है, ट्वीट कर रहा है। देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में अलग अलग विचार तो हो सकते हैं, और कांग्रेस में हमेशा ये वैचारिक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमेशा रही है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है बीजेपी की तरह। वहाँ कोई एमपी एमएलए बोल नहीं सकता। आप पीछे से बात करोगे तो खूब गाली देगा, लेकिन सामने बोल नहीं सकता क्योंकि उनको डर है। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है इंटरनल। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन अल्टीमेटली जब लड़ाई का टाइम आता है पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती, मैदान में उतरती। सबसे पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी। गांधी जी, सरदार पटेल, आपने बताया कि उनकी विचारधारा पे चलने वाली ये पार्टी, फिर भी गुजरात में गांधी की ही धरती पे कांग्रेस 27 साल से सत्ता से दूर है। इस बार सत्ता के नज़दीक पहुंचने में कांग्रेस को कितनी देर लगेगी? मुझे लगता नहीं है कि कोई देर लगेगी। मैंने आपको टारगेट बताया 125 प्लस, और बीजेपी घबराई हुई है। अब 10 तारीख को 5 राज्यों के रिजल्ट आते हैं। पहले से प्रोग्राम बना के प्रधानमंत्री जी को 3 दिन यहाँ बुलाया, इसका मतलब इनका स्थानीय नेतृत्व तो नकारा है, उस पर तो बीजेपी को विश्वास नहीं है। वो तो लड़ाई लड़ नहीं सकता, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हैं, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो अल्टीमेटली गुजरात की लड़ाई वापस प्रधानमंत्री जी को लड़नी पड़े। तो ये तो मानते हैं कि बीजेपी कमजोर है, वरना प्रधानमंत्री देश को चलाए। गुजरात में उनको काहे को समय खराब करना पड़े? तो प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, हर महीने आएंगे, 1 महीने में 2 बार आएंगे। ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। पिछले 4 साल में, 3 साल में प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए? अब चूंकि चुनाव है, उनको मालूम है कि हमारा नेतृत्व गुजरात का दमदार नहीं है, जमीन खिसक चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके और कमान अपने हाथ में लेंगे। तो सर, कांग्रेस भी तो किसी और पे आधारित रहती है जब जब चुनाव आता है, वो फिर हार्दिक पटेल हो या फिर नरेश पटेल। नहीं, आधारित किसी पे रहने की बात नहीं है। हमारी विचारधारा में आके अगर कोई काम करना चाहता है, देखिए आज की परिस्थिति में जब बीजेपी का डर है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, दिल्ली में सरकार, प्रदेश में सरकार, यहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ
अगर प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है, मार्च निकालना है सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये तो विपक्ष का अधिकार है। वो अधिकार है कहाँ गुजरात में? आपसे परमिशन लो, क्यों लें परमिशन? अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप ही से परमिशन लेंगे। यहाँ देख रहा हूँ मैं, डिटेन कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने क्या कसूर किया? वो अपने घर में बैठा है, हजार कार्यकर्ताओं को आप शाम को ही उसको नोटिस पकड़ाते हो कि आप सड़क पे नहीं आओगे। तो भाई प्रधानमंत्री जी अपने प्रदेश में आ रहे हैं, आए खूब आए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हो? हम कौन सा उनको काला झंडा दिखा रहे हैं? हम तो उनका स्वागत ही करेंगे, उनका प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप डिटेन नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है। अंतिम सवाल सर, अगर आपके मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आती है गुजरात में तो सीएम कौन होगा? कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। हमारे पार्टी के विधायक मिलके नेता का चुनाव करते हैं, उसको स्वीकृति हमारा अलाकामंद देता है। यही तरीका राजस्थान में था, यही तरीका हर प्रदेश में ही रहता है जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं। पहले नेता घोषित करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। बीजेपी से पूछो ना ये सवाल, उनका चेहरा कौन है? कांग्रेस पार्टी का तो कोई चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से, साझे रूप से लड़ेगी चुनाव, और चुनाव के बाद में हमारे जीते हुए जो भी धारासभ्य है वो फैसला करेंगे कि नेता कौन है। रघु भाई, बापू की सत्य की राह आप आगे बढ़ाइए, ऐसी शुभेच्छा आपको। थैंक यू।